आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपन स्टडी करेंगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये रिडॉक्स टाइट्रेशन आपके 12th क्लास की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी नीट में, जेईई मेंस में, आईआईटी में सब पे पूछे जाते हैं। अपन रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए ग्राम इक्विवेलेंट या सिंपली बोलें इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाएंगे और कुछ भी नहीं करना। जिन दो के बारे में, जिन दो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट या प्रोडक्ट, जिन दो के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, अपन क्या करेंगे कि उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर लेंगे। तो क्वेश्चन की तैयारी के लिए इसमें एक बेसिक सी प्रॉब्लम रहेगी कि आपको डी ब्लॉक की कुछ रिएक्शंस याद भी होनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, कोई डी ब्लॉक नहीं पढ़ना है, पहले मैं आपको सारी रिएक्शंस और वो भी सिस्टमेटिक वे में लिख के बताऊंगा कि कैसे आपको ध्यान रखनी है। तो अपन हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले टॉपिक है आपके पास रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा और इससे क्या बनेंगे, आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे। अब अपन बात करते हैं, पहले अपन बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, और साथ में मैं आपको ये भी सजेशन करूँगा या लिख के दूंगा कि मेमोराइज, आपको ये चीज़ें याद करनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं KMnO4। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन आपको मेमोराइज करना है। एक टेबल आपको मेमोराइज करनी है। आप देखें कि MnO4 माइनस ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक तो एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम का मतलब H प्लस है, HCl है, H2SO4 है या और भी, ठीक। तो ये इस समय चेंज होगा Mn+2 में, एसिडिक मीडियम में। अगर अपन बात करें बेसिक मीडियम, हाँ बेसिक मीडियम में आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि स्पेशली मेंशन होगा स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, जैसे KOH है, ETC। तो ये जो चेंज होगा वो MnO4-2 में। अगर आपको गिवन है न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, या फिर आपको ये गिवन है वीक बेसिक मीडियम, तो जो MnO4- है इसका जो चेंज होगा वो MnO2 में चेंज होगा। एक खास बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको केवल बेसिक मीडियम गिवन है तब भी आप उसका ट्रीटमेंट कैसा करेंगे, वीक बेसिक मीडियम की तरह, और MnO4- को किस में चेंज करेंगे, MnO2। इससे पुराने लेक्चर में अपन इक्विवेलेंट वेट की बात कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये देखें आप, +7 से किस में जा रहा है, +2 में, तो इक्विवेलेंट वेट M/5 आएगा। +7 से किस में जा रहा है, +6 में, तो M/1 आएगा। +7 से किस में जा रहा है, +4 में, तो M/3 आएगा। ये जो 5 से डिवाइड कर रहे हैं, जो 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसी को n फैक्टर या जो मैं लिख रहा हूँ वो वैलेंस फैक्टर बोलते हैं। अब आपके पास ये है कि सर ये क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, नहीं, आपको ये मेमोराइज करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि MnO4- का एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्जन होता है। अभी जब अपन क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपको याद ही करना पड़ेगा। दूसरा अपन लेते हैं इसके अंदर, सेकंड नंबर K2Cr2O7। ये भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर आपको पता होना चाहिए इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। ऐसा बिहेवियर केवल कौन से मीडियम में शो करता है, एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में क्या होता है, क्या रिडॉक्स चेंज होता है, तो वो भी अपन देखेंगे। पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। Cr2O7-2 एसिडिक मीडियम, H+ ले लें, HCl ले लें, H2SO4 ले लें, तो इसके अंदर ये किस में चेंज होता है, क्रोमियम +3 में।
तो +6 से ये किस में चेंज हो रहा है, +3 में, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो ये m/6 3 का चेंज है, लेकिन यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो टोटल चेंज कितने का आ जाएगा, 6 का। इन बेसिक मीडियम में क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं अपन। ये आप लोगों को क्या है, याद करना है, ठीक है। ये आपको चाहे डी ब्लॉक में हो, ये भी डी ब्लॉक में है, लेकिन इसका इक्वली रिडॉक्स में भी इक्वल इम्पॉर्टेंस है। आपको पता होना चाहिए Cr2O7 - 2, अगर बेसिक मीडियम OH - KOH NaOH, तो ये चेंज होता है CrO4 - 2, मीन्स ये डाइक्रोमेट आयन से क्रोमेट आयन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कोई रिडॉक्स चेंज नहीं है इसका, +6 से +6 ही है। तो यहाँ पर ये +6 से +6 में चेंज के कारण इसका जो बिहेवियर है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं होता है। तो अगर K2Cr2O7 के बारे में पूछा जाए तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। इसके बाद रिडॉक्स टाइट्रेशन में ही आपको पता होना चाहिए, एक नेम होता है मूवर्स सॉल्ट। इसको फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं। आप इसका पूरा फॉर्मूला भी याद करेंगे, FeSO4.NH4 SO4.6H2। ये बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ड्यूरिंग रिडॉक्स टाइट्रेशन इसमें जो Fe+2 पार्ट है केवल, और किसी में कोई रिडॉक्स चेंज नहीं होता, केवल फेरस वाला पार्ट किस में चेंज हो जाता है, फेरिक एसिड। फेरस वाला पार्ट किस में चेंज हो जाता है, फेरिक में। फिर अपने पास आता है एक ऑक्सलेट आयन C2O4 - 2 या ऑक्जेलिक एसिड है H2C2O4, या फिर आपके पास है KHC2O4 या फिर H2C2O4.2H2O है, या फिर आपके पास H2C2O4 KHC2O4.2H2O है, या फिर बाई ऑक्सलेट आयन है H2C2O4-। अब आप ध्यान देंगे, ये जब रिडॉक्स टाइट्रेशन में, ये भी एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडॉक्स टाइट्रेशन में इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फाइनली ये ऑक्सीडाइज होके किस में बदलेगा, CO2। तो अभी देखो, अभी आप कहेंगे कि अभी तक केवल अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब अभी तक जो बॉक्स में लिखा जा रहा है वो आगे जो रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़नी है उसकी प्रिपरेशन है। उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको ये 4 पॉइंट्स और 1-2 और लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, और नो डाउट ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट आता ही है कि जब आप कुछ चीज़ें याद करेंगे तो ही बेटरली आप फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व कर पाएंगे। तो इन रिएक्शंस को आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। और देखते हैं अपन रिएक्शंस, देखिए और रिएक्शंस क्या है। 5th नंबर रिएक्शन क्या है इसके अंदर, जो आपके पास HCOO- है, HCOOH है, आपके पास HCOOH है, ठीक है, या फिर KCOOH है, तो ये सब भी किस में ऑक्सीडाइज होंगे, CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और देखें आप, जो फेरस है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फेरिक में। जो क्यूप्रस है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्यूप्रिक में। जो मर्क्यूरस है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मर्क्यूरिक में। जो स्टेनस है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, स्टेनिक में। जो प्लम्बस है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, प्लम्बिक में। जो ऑरस है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑरिक में। तो आपको ये भी मेमोराइज करना है कि ड्यूरिंग रिडॉक्स टाइट्रेशन ये क्या होंगे, इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी याद करना है, जो NO2 नाइट्राइट आयन है वो NO3- में, SO3- 2 है वो किस में, SO4- 2 में। जो I- है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, I2 में। ऐसे ही और भी आयंस की बात करें अपन तो आर्सेन ASO3- ये होता है आर्सेनाइट आयन,
जो कि ASO4-3 आर्सेनेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसके अलावा H2O3-2 आयन है, तो ये SO4-2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये भी आपको याद करना है, ठीक। इसके अलावा 8 नंबर H2O2 की बात करें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। तो दूसरे उस पर डिपेंड करता है, जो दूसरा रिएक्टेंट है H2O2 O2 भाई -1 से कितना हो रहा है 0, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अगर ये H2O में चेंज हो रहा है तो -2 में, तो ये यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो H2O2 के दो चेंजेस हैं आपके पास, एक तो है H2O2 हो सकता है रिएक्शन में O2 की फॉर्म में चेंज हो रहा है या फिर H2O की फॉर्म में चेंज हो रहा है। देखो अब रिडॉक्स टाइट्रेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब आप पहले रिएक्शन को कंप्लीट करना सीखेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी पहले मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए आपको दे रखा है FeSO4 प्लस KMnO4 और मीडियम दे रखा है एसिडिक मीडियम। आपको दे रखा है KMnO4 प्लस H2C2O4। इसमें आपको मीडियम देने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड खुद ही क्या शो कर रहा है कि ये कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। तो आप देखें KMnO4 तो किस में चेंज होगा, ऊपर वाली रिएक्शन में Mn+2 में, और अपन ने अभी मेमोराइज किया कि फेरस फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फेरिक में। सिमिलरली अब KMnO4 का एसिडिक मीडियम में किस में चेंज आएगा, Mn+2 में, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में। तो ये जो प्रोडक्ट वाला साइड है ये आपको पता होना चाहिए। अभी अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। और देखें एग्जांपल, जैसे K2Cr2O7 है प्लस I- है एसिडिक मीडियम, तो I- किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, I2 में, और ये जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमियम+3 में। अगर आपके पास लिखा हुआ है KMnO4 एंड फेरस ऑक्जेलेट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये फेरस ऑक्जेलेट FeC2O4, तो ये किस में चेंज होगा, फेरस वाला पार्ट तो ऑक्सीडाइज होगा फेरिक में, ये वाला ऑक्जेलेट वाला पार्ट किस में, CO2 में, और KMnO4 इटसेल्फ किस में रिड्यूस हो जाएगा, Mn+2 में। और देखें आप, मान लो ये लिखा हुआ है K2Cr2O7 एंड फेरिक ऑक्जेलेट Fe2C2O4 होल थ्राइस। अब आप, और कौन सा मीडियम दे रखा है, H+। अब आप ध्यान देना, फेरिक फर्दर किसी में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, केवल कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्जेलेट वाला, और वो किस में ऑक्सीडाइज होगा, CO2 में। ये रिड्यूस हो जाएगा किस में, क्रोमियम+3 में। और देखें आपको दे रखा है KMnO4 दे रखा है, Sn+2 दे रखा है, एसिडिक मीडियम दे रखा है, तो Sn+2 किस में ऑक्सीडाइज होगा, Sn+4 में, KMnO4 किस में रिड्यूस होगा, Mn+2 में। आपको दे रखा है K2Cr2O7 प्लस Na2SO3, मीडियम दे रखा है आपको एसिडिक। आप ध्यान दें, यहाँ सल्फाइट आयन है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, सल्फेट में, और K2Cr2O7 ये रिड्यूस हो जाएगा क्रोमियम+3। तो आपको ये जो प्रोडक्ट साइड है, क्वेश्चन की प्रिपरेशन है कि ये आपको अपने आप बनाना है, ठीक है, ये प्रोडक्ट साइड, तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ये आपको इम्पोर्टेंट समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं और रिएक्शंस को अपन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद 6 नंबर रिएक्शन है, आपको दे रखा है FeSO3, इसकी रिएक्शन KMnO4 से एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, तो KMnO4 तो रिड्यूस हो जाएगा Mn+2 में। अब इम्पॉर्टेंटली आप ध्यान दें, जो फेरस वाला पार्ट है वो तो फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और सल्फाइट वाला पार्ट किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फेट में। 7th नंबर देखें, अगर आपको ये दे रखा है
कि KMnO4 की रिएक्शन अपन करा रहे हैं फेरस नाइट्राइड से, तो ये एसिडिक मीडियम में फेरस तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फेरिक में, और नाइट्राइट वाला पार्ट किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नाइट्रेट में। ये भी देखें आप, अगर KMnO4 की रिएक्शन फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस, इस पर भी ध्यान देना। देखो फेरिक सल्फेट में फेरिक और सल्फेट KMnO4 दोनों को ही फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो फेरस सल्फेट वाला तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फेरिक में, सल्फेट नहीं होगा, KMnO4 किस में रिड्यूस हो जाएगा, Mn+2 में। आप ध्यान दें, KMnO4 दे रखा है, रिएक्शन करा रहे हैं H2O2 से, ठीक है, H+, मुझे पता है कि KMnO4 किस में रिड्यूस हो जाएगा, Mn+2 में, इसका मतलब H2O2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ये फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, O2 में। आप ध्यान दें, ऐसी रिएक्शन भी है, आप इसको भी याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे इसको। क्या है रिएक्शन, PbS की रिएक्शन H2O2 से, तो क्या होता है, H2O2 PbS को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है PbSO4 में, और सेल्फ रिड्यूस हो जाता है, तो रिडक्शन प्रोडक्ट क्या बनता है, H2O। तो आप ये रिएक्शन भी आपके काम की है, आप इसको भी क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, मैं याद करना या मेमोराइज करना ऐसा रिप्रेजेंट करूँ। तो आपके पास क्या है, सबसे पहला पार्ट क्या है, रिएक्शंस को कंप्लीट करना, मतलब रिएक्टेंट आपको क्वेश्चन में किसी भी फॉर्मेट में दे रखा होगा, लेकिन उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। अब अपन देखते हैं इसमें बेसिकली थ्योरी कैसे लगाते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखें अब इसमें कंसेप्ट कैसे यूज़ में लेते हैं। तो कंसेप्ट की बात करें अपन, तो कंसेप्ट ऐसे यूज़ में लेंगे अपन। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है। तो मान लो प्रोडक्ट P1 बन रहा है, प्रोडक्ट P2 बन रहा है, आप क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्राम इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट 1 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट 2। इस फॉर्मूले को यूज में लेते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप ध्यान दें, देखो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ग्राम ई अपन इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, केवल इसको इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं। देखो इसके ये सारे नाम सही हैं, कभी टीचर इसको ग्राम इक्विवेलेंट से, कभी ग्राम ई से, कभी इक्विवेलेंट से, कभी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से पढ़ाते हैं, पर इसका जनरली बुक्स में जो फेमस नेम है वो कौन सा है, ग्राम इक्विवेलेंट है। तो अपन भी क्या है, इसको यूज में जो लेंगे वो ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट के कौन कौन से फॉर्मूले यूज में लेने हैं आप ध्यान देना। मोल कंसेप्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, इनका डेरिवेशन क्या है। अभी आप क्या है कि ग्राम इक्विवेलेंट के सीधे सीधे फॉर्मूले याद करें और आप पाएंगे, आप कहेंगे सर हम किसी और तरीके से नहीं, रिडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट से करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत कम टाइम के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसकी हेल्प के लिए आप ये 3 फॉर्मूले, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, फिर एक फार्मूला है मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, फिर आपके पास फार्मूला है N इंटू VmL अपॉन 1000, और एक फार्मूला है N इंटू V लीटर। तो आप ये वाला फार्मूला जब मेमोराइज कर लेंगे, और वैसे भी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कई क्वेश्चन क्या है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा। तो आप जो फार्मूला लगाएंगे आप ध्यान दें, क्या फार्मूला लगाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट के ये फॉर्मूले, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, नॉर्मलिटी V इंटू ml, मतलब वॉल्यूम कौन सी यूनिट में लेना है, ml में, अपॉन 1000, N इंटू V के पैरों में ये लिखा हुआ है लीटर, इट मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम कौन सी यूनिट में लेना है, लीटर में। अच्छा, अब ध्यान देंगे आप, अगर आप 12th की रिडॉक्स टाइट्रेशन देखते हैं
तो उसमें क्वेश्चन आता है, फाइनली वो पूछता है देन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो अपन ये कह रहे हैं कि भाई अपने को ये पता है कि नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर ग्राम एंड वॉल्यूम इन लीटर, जिसको ग्राम पर लीटर लिख दिया, तो नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ये अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ ये फॉर्मूला भी आप यूज़ में लेके इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में पूछिए तो पहले नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो कंसंट्रेशन है वो इजीली ग्राम पर लीटर में आ जाए। इसके अलावा अगर क्वेश्चन के अंदर मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट 2 या 3 है और इससे रिएक्शन हो रही है आपकी, तो आप क्या करेंगे आप जो फॉर्मूला यूज़ में लेंगे, ग्राम इक्वलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 प्लस ग्राम इक्वलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 फिर इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट रिड्यूसिंग एजेंट 1 प्लस ग्राम इक्वलेंट रिड्यूसिंग एजेंट 2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे अपने को सॉल्व करना है। अब आप देखें इस पे, अब जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली पेपर के अंदर इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अपन ने इससे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रिपरेशन करी है और कुछ भी खास बात नहीं, ठीक है। तो आप देखो बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 required in acidic medium to oxidize 1 mole ferrous sulfate। देखो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब जो अपन क्वेश्चंस ले रहे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको बताना है कि 1 मोल फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 के कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपन ने कहा कि सबसे पहला पार्ट, तो सॉल्यूशन का जो पहला पार्ट होगा वो है आपको रिएक्शन आनी चाहिए। KMnO4 फेरस सल्फेट से जब रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, तो फेरस को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, फेरिक में, और KMnO4 ये खुद रिड्यूस हो जाएगा किस में, Mn+2 में। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, जिन दो की बात कर रहे हैं, मुझे पता है इसका कितना गिवन है 1 मोल और इसके मोल पूछे गए, तो जिन दो की बात कर रहा है उन दो के आप क्या इक्वल कर लेंगे, ग्राम इक्वलेंट। तो ग्राम इक्वलेंट KMnO4 इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट क्या आ जाएगा आपके पास, FeSO4। अब क्योंकि यहाँ पर मोल की बात चल रही है तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा था मैं वापस लिख देता हूँ फॉर्मूला, ग्राम इक्वलेंट का ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर N इंटू VmL अपॉन 1000 एंड N इंटू V लीटर। मुझे पता है यहाँ मोल्स की बात चल रही है तो ग्राम इक्वलेंट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। तो मैंने यहाँ वैल्यू रखी, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, और यहाँ भी क्या रखा, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। KMnO4 के मोल्स पूछे गए, मैंने X वैल्यू रख दी। ये चेंज हो रहा है +7 से किस में चेंज हो रहा है, +2 में। तो +7 से +2 में जब चेंज होगा तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मोल्स दे रखे हैं फेरस सल्फेट के 1, और फेरस +2 से किस में चेंज हो रहा है, +3 में, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा आपके पास 1। तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5। तो यही इसका, और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ये तो मैं रिपीटेडली फॉर्मूले लिख रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, पर बिल्कुल फ्यू सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट
रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 मोल of KMnO4 in acidic medium। आपको कैलकुलेट करने फेरस ऑक्सलेट। फिर वही पहली बात क्या होगी, रिएक्शन का कंप्लीशन। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहली बात KMnO4, फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला है FeC2O4। एसिडिक मीडियम में फेरस ऑक्सलेट फर्दर ऑक्सीडाइज होगा Fe+3 CO2 में, और KMnO4 रिड्यूस होगा Mn+2। ये चेंज हो रहा है +7 से +2 में, तो वैलेंस फैक्टर इसका कितना आ जाएगा आपके पास 5। इसकी बात करें तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान से देखना। जो फेरस वाला पार्ट है +2 से किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, +3 में। एक का इंक्रीज यहाँ आएगा, कार्बन का +3 से कितना हो रहा है +4, तो यहाँ पर 1 का इंक्रीज, और 2 कार्बन के लिए 2 का इंक्रीज, तो यहाँ पर जो वैलेंस फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा 3। अब मुझे पता है फिर दोनों के मोल की बात है, तो मैंने पहले तो दोनों के क्या इक्वल कर लिए, ग्राम इक्वलेंट इक्वल कर लिए। फिर फॉर्मूला लगा दिया मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, यहाँ भी फॉर्मूला लगा दिया मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। इसके KMnO4 के कितने मोल्स दे रखे हैं 2, वैलेंस फैक्टर कितना आ गया 5। इसके मोल्स आपसे पूछे गए x, वैलेंस फैक्टर बेटा इम्पॉर्टेंटली इसका वैलेंस फैक्टर 3 आएगा, तो x इज इक्वल टू आपके पास 10/3 आ जाएगा। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी ध्यान से देखना। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट। फेरस ऑक्सलेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। KMnO4 के साथ रिएक्शन में ये फेरिक में और CO2 में ऑक्सीडाइज होगा, KMnO4 Mn+2 में रिड्यूस होगा, और मेन बात है इसका वैलेंस फैक्टर +2 से +3 के कारण कितने का इंक्रीज है 1 का। कार्बन में ऑक्सलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +4, 1 का, 2 कार्बन के लिए टोटल 2 का, और टोटल इंक्रीज कितने का आ गया 3 का, इसलिए इसमें फेरस ऑक्सलेट का वैलेंस फैक्टर कितना आएगा 3। और देखते हैं अपन क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्सलेट required to reduce 2m 100 ml K2Cr2O solution in acidic medium। तो वापस रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी में। देखो ये पूछा गया है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्सलेट के मोल्स पूछे गए। 2m 100 ml K2Cr2O7 का सॉल्यूशन है, इसको रिड्यूस करने के लिए एसिडिक मीडियम में। तो मैंने जैसा बोला आपको पहला पार्ट तो इसके अंदर क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो K2Cr2O7 की रिएक्शन कराओगे आप Fe2C2O4 होल थ्राइस से। अब आप ध्यान देना एसिडिक मीडियम में ये तो किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमियम +3 में। फिर इंपॉर्टेंटली जो फेरिक है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, केवल ये वाला पार्ट किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO2 में। आप ध्यान दें K2Cr2O7 के लिए तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है 2m and 100 ml, और इसके आपसे क्या पूछे गए हैं, मोल्स पूछे गए। अब जैसा मैंने आपको बोला बिल्कुल दिखने में क्वेश्चन टिपिकल है, एक स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान दो जिन दो की बात कर रहे हैं उन दो के क्या इक्वल कर लो, ग्राम इक्वलेंट। यहाँ पर वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम से रिलेटेड जो फॉर्मूला आएगा ग्राम इक्वलेंट का N × VmL/1000 आ जाएगा। यहाँ पर मोल की बात है तो मोल से रिलेटेड क्या फॉर्मूला आ जाएगा, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। नॉर्मलिटी अपने को पता है कि मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर होता है, तो मोलरिटी आपको कितनी दे रखी है 2, वैलेंस फैक्टर ये +6 से +3 में चेंज हो रहा है, कितने का चेंज है 3 का। 2 क्रोमियम के लिए कितने का चेंज आ गया 6 का, अपॉन कितना आ जाएगा 1000। यहाँ पर मोल्स पूछे गए x आ गया,
अच्छा, यहाँ VmL बच गया था तो अपन VmL ले लेते हैं। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 100, तो ये 100 आ गया मोल्स। ये पूछे गए वैलेंस फैक्टर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, आप ध्यान दें, इसका चेंज नहीं है। कार्बन का +3 से किस में चेंज हो रहा है, +4 में। कितने का इंक्रीज है, 1 का, पर एक कार्बन के लिए इंक्रीज है। टोटल कितने कार्बन है, 6, तो 6 कार्बन के लिए कितने का इंक्रीज आएगा, 6 का। इसको सॉल्व करने से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे फेरिक ऑक्साइड। और आगे बढ़ते हैं, इसी में अपन आगे और भी क्वेश्चंस करते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन जो न्यूमेरिकल्स लेंगे, फाइनली इतने सॉल्व एग्जांपल ले लेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ध्यान दें बेटा, 4th नंबर, कैलकुलेट द ग्राम ऑफ KMnO4 reduced by 0.2 m 100 ml SN+2 solution in acidic medium। देखो, जैसा मैंने बोला, पहला पार्ट तो होगा रिएक्शन को कंप्लीट करना, तो KMnO4 की रिएक्शन कराएंगे अपन SN+2 से एसिडिक मीडियम में, ये चेंज होगा SN+4 में, ये चेंज होगा Mn+2। यहाँ पर आपको दे रखा है SN+2 का 0.2 m एंड 100 ml, और यहाँ पर KMnO4 की ग्राम क्वांटिटी पूछी। आपको ये भी दे रखा होगा KMnO4 का जो मॉलिकुलर वेट है वो 158 है, आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, आप निश्चिंत रहें। या फिर आपको अलग से दे रखा होगा कि जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज इसका एटॉमिक वेट होता है 55, पोटेशियम ऑक्सीजन इसका अपने को पता ही होता है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। क्वेश्चन एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट के कारण आपका गलत नहीं होगा, आप इस पे ध्यान दें। ग्राम क्वांटिटी पूछिए, तो जैसा मैंने आपको कंसेप्ट बताया, पहले जिन दो की बात कर रहा है उन दो के आप क्या इक्वल कर लें, ग्राम इक्वल। अब मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट के जो मैंने फॉर्मूले यूज़ में लिए, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर, एंड n इंटू VmL अपॉन 1000 एंड n इंटू V-लीटर। आप ध्यान दें, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ग्राम से रिलेटेड है तो आप फॉर्मूला क्या लगा लें, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यहाँ वॉल्यूम से रिलेटेड है तो फॉर्मूला कौन सा लगा लें, n इंटू VmL अपॉन 1000। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने के बाद मैंने क्या किया, KMnO4 के लिए तो जो फॉर्मूला लगाया वो लगाया ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और जो SN+2 के लिए फॉर्मूला लगाया n इंटू VmL अपॉन 1000। ग्राम क्वांटिटी आपसे पूछी गई है x, मॉलिकुलर वेट दे रखा है 158। अच्छा, आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो 158 अपॉन वैलेंस फैक्टर, +7 से किस में चेंज है, +2 में। कितने का चेंज आ रहा है, 5 का, तो ये 5 आ गया। नॉर्मलिटी आपको पता होना चाहिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू क्या होता है, वैलेंस फैक्टर। तो अब आप ध्यान दें, 0.2 इंटू 2, ये तो नॉर्मलिटी आ गई। 2 क्यों आया, वैलेंस फैक्टर +2 से +4 हो रहा है, इसलिए इसका वैलेंस फैक्टर कितना है, 2। V इंटू ML, V ml में, तो वॉल्यूम कितना दे रखा है 100, और ये कितना आ जाएगा 1000। तो अभी मैं क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बार बार रिपीटेडली, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है कि सर टाइम लग रहा है, नहीं, ये फॉर्मूला मैंने रिपीट किया है, फिर ये चीज़ें मैंने आपको वापस रिपीट करी है, बाकी कुछ भी नहीं है। जिन दो की बात कर रहा है उन दो के ग्राम इक्विवेलेंट ले लो और रिलेटेड फॉर्मूला चूज करो, ठीक है, इससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ये फिर एक इम्पॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये ऑप्शन से ही सॉल्व हो पाएगा, ठीक है, और बड़ा फेमस टाइप है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है जैसे 0.2 m 400 ml KMnO4 is reduced by H2C2O4, then molarity
एंड वॉल्यूम ऑफ H2C2O4 विल बी। अब आपको क्या है इस क्वेश्चन में, क्योंकि दो अननोन है और एक ही इक्वेशन बनेगी, तो आप कभी भी इसको सीधे सीधे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पर आपकी हेल्प के लिए उसने क्या दे रखा होगा, ऑप्शंस दे रखे होंगे। ऑप्शंस दे रखे होंगे, जैसे एक ऑप्शन दे रखा है, उसने दे रखा है, मान लो यहाँ पर मोलरिटी और ये वॉल्यूम है, उसने दे रखा है 0.2 एंड 1000। फिर बी ऑप्शन में दे रखा है 0.4 500। सी ऑप्शन में दे रखा है 0.2 800। डी ऑप्शन में दे रखा है 0.2 400। तो ये मोलरिटी और वॉल्यूम के ये ऑप्शंस दे रखे हैं आप। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पार्ट वही, मैंने रिएक्शन लिखी। मान लो एक ऑप्शन हो सकता है इसमें नन आ जाए, तो हो सकता है कि एक ऑप्शन नन भी दे रखा है इसमें। अपन ने क्या किया, KMnO4 इसकी रिएक्शन कराई H2C2O4 से। मुझे पता है ये ओवरऑल एसिडिक मीडियम है, ये ऑक्सीडाइज होगा CO2 में और ये रिड्यूस होगा Mn+2। ये आपको दे रखा है इसने 0.2 m एंड 400 ml। इसकी मोलरिटी एंड वॉल्यूम ये दोनों आपको बताना है। पहला स्टेप मैंने क्या किया, दोनों के क्या इक्वल कर दिए, ग्राम इक्वलेंट इक्वल। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाया n इंटू, क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम की बात है, n इंटू VmL/1000। यहाँ भी फॉर्मूला क्या लगाया, n इंटू VmL/1000। ये कैंसिल आउट हो गया। नॉर्मलिटी, मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, इसका वैलेंस फैक्टर कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। 0.2 इंटू 5 आ गया, ये कितना आ गया, 400 आ गया। यहाँ पर नॉर्मलिटी, मोलरिटी इंटू, तो मोलरिटी m ले लिया, वैलेंस फैक्टर ये +3 से +4 होगा। एक का चेंज है, 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज है, m इंटू 2 आ गया। और यहाँ पर ये कितना आ गया, VmL, तो ये V निकाला। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ। आप देखें यहाँ पर m इंटू VmL जो फाइनली रिजल्ट आएगा, ये आपके पास आ गया पॉइंट से, देखो ये आपको लिखा हुआ, पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, 10 आ गया। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आ गया 200। तो m इंटू VmL का मल्टीपल कितना आना चाहिए, 200। तो आप देखें 200 किस में आ रहा है, पहले वाले केस में ही 200 आ रहा है, तो इसका मतलब बाकी केसेस में 200 नहीं आ रहा है, पहले वाले केस में ही 200 आ रहा है, ये 0 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप देखें ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ तो ये क्वेश्चन नीट में, जेईई मेंस में, IIT में, सभी में ये टाइप आ चुका है। क्वेश्चन में क्या है, आपको KMnO4 की मोलरिटी एंड वॉल्यूम दे रखा था, आपसे पूछा गया है जिसका ऑक्सीडेशन या जिसका बाई चांस रिडक्शन कर रहे हैं उसकी मोलरिटी एंड वॉल्यूम बताना है। मुझे पता है मैं कैसे भी सॉल्व कर लूँ, 2 वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, पर अगर, क्योंकि इन एग्ज़ाम के क्वेश्चन का नेचर क्या है, ऑप्शंस मिलेंगे आपको, तो ऑप्शन, और जेईई मेंस और नीट में आपको पता है केवल सिंगल करेक्ट होता है, तो एक ही सही होगा। तो एक ही ऑप्शन जो कि m इंटू VmL के मल्टीपल को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, और यहाँ पर ये ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, और देखते हैं अपन इस पे क्वेश्चंस, आगे और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट which are required to reduce 0.4 m 750 cc of K2Cr2O7 in acidic medium। तो देखें ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का। एक तो मोहर सॉल्ट की बात आ गई, एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 का चेंज। तो सबसे पहला पार्ट यही कि आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी आनी चाहिए, K2Cr2O7 प्लस, मैंने मोहर सॉल्ट, मुझे पता है मोहर सॉल्ट का मैंने फॉर्मूला लिखा था, Fe+2 होता है, जो कि इसमें फर्दर ऑक्सीडाइज होगा फेरिक में,
और ये रिड्यूस हो जाएगा क्रोमियम +3 में। ये आपको दे रखा है 0.4 m एंड 750। तो सेंटीमीटर सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब या ml क्या है, एक ही बात है। और यहाँ पर आपसे पूछे गए मोल्स कितने होंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया, आप क्या करें, जिन दो की बात चल रही है उन दो के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर लें। यहाँ वॉल्यूम की बात है तो यहाँ फॉर्मूला लगा लें n इंटू VmL/1000। यहाँ मोल की बात है तो मोल्स इंटू क्या आ जाएगा, वैलेंस फैक्टर। नॉर्मलिटी मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, तो इसका वैलेंस फैक्टर 6 आ जाएगा। वॉल्यूम आपको 750 दे रखा है, ये आपके पास 1000 आ गया। ये मोल्स पूछे गए, और वैलेंस फैक्टर +2 से +3 में वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। तो आप देखें एक ही स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ध्यान दें, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट द ग्राम ऑफ I2 formed by reduction of 4 mole K2Cr2O7 with Ki in acidic medium। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। पहला पार्ट यही कि रिएक्शन को कंप्लीट करना। रिएक्शन कंप्लीट करेंगे अपन, K2Cr2O7, इसकी रिएक्शन Ki मीन्स यहाँ पर क्या है, I- है। एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराएंगे तो I- किस में ऑक्सीडाइज होगा, I2 में। ये रिड्यूस होगा क्रोमियम +3 में। आपको इसके दे रखे हैं 4 मोल्स दे रखे हैं, और आपसे ग्राम क्वांटिटी पूछी है I2 की, तो चाहे यहाँ प्रोडक्ट की पूछी गई है, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको बताया, ना तो रिएक्शन बैलेंस करने की ज़रूरत है, बहुत इजीली दोनों के, जिन दो की बात कर रहा है उन दो के क्या इक्वल कर लो आप, ग्राम इक्वल। आपकी हेल्प के लिए आयोडीन का एटॉमिक वेट दे रखा होगा 127। तो आप ध्यान दें, मैंने ग्राम इक्वलेंट यहाँ पर K2Cr2O7 एंड ग्राम इक्वलेंट I2 के इक्वल कर दिया। यहाँ जो फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मोल्स की बात है तो मोल्स इंटू क्या लगा दिया, वैलेंस फैक्टर। यहाँ फॉर्मूला लगाया मैंने ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मोल्स आपको 4 दे रखे, वैलेंस फैक्टर फिर वही +6 से +3, वैलेंस फैक्टर 6 आ गया। ग्राम क्वांटिटी आपके पास पूछी गई है, x आ गया। इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो पहले मॉलिकुलर वेट 127 का जस्ट डबल 254। अच्छा, अब वैलेंस फैक्टर आप ध्यान देना, 0 से कितना हो रहा है, -1। कितने का डिक्रीज है, 1 का। 2 आयोडीन के लिए कितने का डिक्रीज हो जाएगा, 2 का। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। और देखें आप क्वेश्चन, आपको ये दिया गया है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ फेरस सल्फाइड reduced oxidized by 1 mole KMnO4 in acidic medium। पहला काम अपना रिएक्शन कंप्लीट करना। Fe फेरस सल्फाइड है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, FeSO3, इसकी रिएक्शन अपन ने KMnO4 से कराई। एसिडिक मीडियम में ये किस में चेंज होगा, Mn+2 में। और ये वाला पार्ट फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, एक तो फेरिक में और एक सल्फेट में। ये खास बात है, फेरिक एंड सल्फेट। अब ध्यान दें आप, वैलेंस फैक्टर की पहले यही बात कर लेते हैं, +2 से +3, +2 से +3 कितने का इंक्रीज है, 1 का। सल्फर में +4 से कितने का इंक्रीज है, +6 का। तो टोटल इंक्रीज 1 + 2, वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा, 3। फिर रिपीट करता हूँ एक बार, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फेरस का फेरिक में कितने ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज, 1 का। जो सल्फाइड आयन होता है, सल्फाइड आयन के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है सल्फर का, वो कितना आता है, +4।
+4 से यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6। कितने का इंक्रीज है, 2 का, और इस कंपाउंड के अंदर सल्फर एक ही है, तो टोटल इंक्रीज सल्फर के कारण 2 का, आयरन के कारण 1 का, टोटल इंक्रीज कितने का आ गया, 3 का। तो वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। अब क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ये 1 मोल दे रखा है और इसके मोल्स पूछे गए, तो अपन क्या करेंगे, दोनों के ग्राम इक्वलेंट इक्वल कर देंगे और फॉर्मूला लगा देंगे मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। यहाँ भी फॉर्मूला लगा देंगे मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। ये मोल्स पूछे गए, वैलेंस फैक्टर 3 आ गया, ये मोल्स 1 दे रखे हैं, KMnO4 का वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा, 5। तो जो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, 5/3। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अपन क्या है, कुछ 2-1 क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं जो कि बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ख़ास बात क्या है कि थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं, आपको रिवीजन में देखने चाहिए इन क्वेश्चन को। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपन। 3 मोल मिक्सचर ऑफ FeSO4 एंड Fe2SO4 होल थ्राइस, लैंग्वेज में फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट are oxidized by 2m 100 ml KMnO4 in acidic medium. Then calculate the mole fraction of ferric sulfate in mixture. आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ मैं रिवीजन लिख रहा हूँ, मतलब आपको ये क्वेश्चन कई कंसेप्ट के बारे में बताएगा। पहला पार्ट है रिएक्शन का कंप्लीशन। KMnO4 मिक्सचर में FeSO4 है, Fe2SO4 होल थ्राइस है, और रिएक्शन की बात कर रहे हैं एसिडिक मीडियम। अब आप ध्यान दें, जो फेरिक है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सल्फेट फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इट मीन्स ये रिडॉक्स में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। आपको KMnO4 का दे रखा है 2m एंड 100 ml। मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, इसके मोल्स निकाल लेता हूँ। देखो आप क्वेश्चन को कैसे किया, भाई मुझे मोल फ्रैक्शन हालांकि इसका चाहिए, पर मैंने कहा मैं इसके मोल्स तो निकाल ही नहीं सकता इस रिएक्शन से, मैं मोल्स इसके निकाल लूँगा। टोटल मोल्स कितने हैं, 3, रिमेनिंग मोल्स इसके आ जाएंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब आप ध्यान दें, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रिएक्शन कंप्लीट की। फेरस वाला पार्ट किस में फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, फेरिक में, और KMnO4 किस में रिड्यूस होगा, Mn+2 में। तो यहाँ पर इसके ग्राम इक्वलेंट और इसके ग्राम इक्वलेंट इक्वल ले लिए, फॉर्मूला आया N × VmL/1000, और यहाँ पर आ गया मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। नॉर्मलिटी 2 × मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर 5 आ गया, वॉल्यूम 100 है, अपॉन कितना आ गया, 1000। आप ध्यान दें ये 10 और ये x इंटू इसका वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा, 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 मोल। अब आप ध्यान दें, अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी इसके कितने मोल्स आ गए, 1 मोल आ गया। आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, वो भी इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो इसके मोल्स तो टोटल मोल्स कितने थे, 3, 1 इसके हैं, तो इसके मोल्स कितने आ गए, 2 मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, फिर देखें एक और क्वेश्चन देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन। देखिए आपको एक रिएक्शन दे रखी है, BrO3- प्लस Br- इससे Br2 दे रहा, ये एक रिएक्शन उसने पहले से मेंशन कर रखी। अब उसने बोला हाउ मैनी मोल्स ऑफ Br2 आर obtained with help of 2 moles of BrO3-। ये अच्छा क्वेश्चन।
ठीक है। अब स्टूडेंट कैसे सॉल्व करता है भाई, ये तो दे ही रखा है BrO3 माइनस Br माइनस एंड Br2, इसके मोल्स पूछे गए हैं आपसे, अपन ने क्वेश्चन मार्क कर दिया। BrO3 माइनस के आपको दे रखे हैं 2 मोल्स, तो अपन ने दोनों के क्या इक्वल ले लिए, इसके ग्राम इक्वलेंट और इसके ग्राम इक्वलेंट इक्वल ले लिए। ग्राम इक्वलेंट का फॉर्मूला लगाया मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, यहाँ भी फॉर्मूला लगाया मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। मोल्स आपके पास आ गए 2, वैलेंस फैक्टर बेटा ध्यान देंगे आप सभी, +5 से 0, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना आ गया 5, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, ये स्टूडेंट ने कर दिया सही, ये x इंटू। अब यहाँ जल्दबाजी में स्टूडेंट गलती करता है। आप देखो इसका वैलेंस फैक्टर लेना है तो कोई स्टूडेंट कहता है सर 0 से 5 मैंने 10 ले लिया 2 ब्रोमीन के लिए, या 0 से -1 मैंने कितना ले लिया 2 ले लिया, नहीं, इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शन हो रहा है। तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में जो वैलेंस फैक्टर मैंने बताया था वो मैंने आपको बताया था x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो आप वैलेंस फैक्टर पे फोकस रहेंगे, 0 से -1 1 का चेंज, 2 के लिए 2 का चेंज, 0 से +5 2 के लिए कितने का चेंज, 10 का चेंज अपॉन ये 12, तो 20 अपॉन 12। तो यहाँ पर जो इसका वैलेंस फैक्टर आ जाएगा 20 अपॉन 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से जो रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, आगे और देखते हैं अपन कैसे क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है।